छात्रों, पिछले भाग में हमने न्याय वाक्यों की वैधता के नियमों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाले तर्क दोषों के विषय में चर्चा की। आज हम ऐसे न्याय वाक्य के मानक आकार की पहचान करेंगे जिनमें कोई तर्क दोष नहीं होता है, अर्थात वो वैध अवस्थाएं होती हैं। न्याय वाक्य की प्रत्येक आकृति में ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अब हम उनको ज्ञात करने की विधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। न्याय वाक्य की वैध अवस्थाएं। न्याय वाक्य के आधार वाक्यों के गुण एवं परिमाण के आधार पर विचार करें तो प्रत्येक आकृति में 16 संभावित आधार वाक्य होते हैं। ये इस प्रकार हैं। आधार वाक्य के हिसाब से 16 प्रत्येक आकृति में होते हैं। देखिए ए इसे लिखने का तरीका है, एक बार ए लिख लिया, दूसरे में ई लिख लिया, तीसरी लाइन में आई लिख लिया और चौथी लाइन में ओ। इसके बाद हम ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। इस प्रकार 16 अवस्थाएं प्रत्येक आकृति में होती हैं जो संभावित आधार वाक्य से प्राप्त हो सकती हैं। उपयुक्त 16 संभावित आधार वाक्यों में ई ओ ई और ओ में से किसी भी आकृति में वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये देखिए कहाँ पर हैं, जिसमें दोनों निषेधात्मक है, ई ओ ई और ओ। ये 4 अवस्थाएं से कोई भी वैध 4 आधार वाक्यों की अवस्थाओं से कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों निषेधात्मक हैं। दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं। यहाँ वैधता के नियम 4 क्या कहता है? नियम 4 के अनुसार दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं होने चाहिए। इस कारण यहाँ पर निषेधात्मक आधार वाक्य दोष होता है। इसी प्रकार आई दोनों अंशव्यापी तर्कवाक्य हैं। आई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, आई आधार वाक्य में नियम 2 का उल्लंघन होता है। नियम 2 क्या कहता है कि आधार वाक्य में मध्यम पद एक बार जरूर व्याप्त हो। और आप जानते हैं कि यदि आई आधार वाक्य होगा तो मध्यम पद व्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आई तर्कवाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता। इस कारण इसमें अव्याप्त मध्यम पद का दोष होगा। इसी प्रकार आई ओ आई तथा आई ई से भी कोई वैध निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इनका एक आधार वाक्य अंशव्यापी है और दूसरा निषेधात्मक। एक इसमें देखेंगे अंशव्यापी होगा और कोई एक निषेधात्मक होगा। इस कारण तीनों आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालने पर उनमें या तो अव्याप्त मध्यम पद दोष होगा या अनियमित मुख्य पद दोष होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 8 ऐसी आधार वाक्य अवस्थाएं हैं जिनसे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। अब ये अवस्थाएं हैं, देखिए यहाँ पर 4 निषेधात्मक हैं, 1 2 3 4 और देखिए आई ओ ये है और ओ आई और आई ई। अब कितने वैध निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं? ये प्रथम ये चारों होते हैं और इस आकृति में यहाँ पर ये और ई ए और ई आई से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अवस्थाओं से निकलता है, निष्कर्ष वैध होगा। इस प्रकार 16 संभावित आधार वाक्यों में से 8 आधार वाक्य ई ओ ई आई ओ तथा आई ओ आई से किसी भी आकृति में निष्कर्ष निकालने पर न्याय वाक्य अवैध होगा। हमने देखा कि इसमें निषेधात्मक आधार वाक्य दोष हैं, अव्याप्त मध्यम पद का दोष है और अनियमित मुख्य पद या अव्याप्त मध्यम पद के दोष होते हैं।
किसी भी आकृति में निष्कर्ष निकालने पर न्याय वाक्य अवैध होगा। शेष 8 आकृतियों जैसे ए ई, ए आई और ए ओ तथा ई आई, आई ए तथा ओ ए से निष्कर्ष निकालकर 4 आकृतियों की वैध अवस्थाओं की पहचान करेंगे, जो इस प्रकार हैं। इस प्रकार 16 में से 8 से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शेष 8 अवस्थाएं देखिए, इस लाइन की सभी ए ई, ए आई, ए ओ, 4 यहाँ हो गया, 2 इसमें से ई ए और ई आई और आई ए और ओ ए, 4 ये हो गया और 5, 6, 7 और 8 इन्हीं से वैध निष्कर्ष निकलते हैं। अब हम प्रत्येक आकृति में अलग अलग न्याय वाक्य की वैध अवस्थाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अब प्रथम आकृति की वैध अवस्थाएं। प्रथम आकृति में आप जानते हैं मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर, अमुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद विधेय के स्थान पर होता है। पहली लाइन में मुख्य आधार वाक्य होता है, पहले आधार वाक्य सबसे ऊपर का जो आधार वाक्य होता है वो मुख्य आधार वाक्य होता है। दूसरी लाइन का आधार वाक्य अमुख्य आधार वाक्य होता है। इस प्रकार प्रथम आकृति में 4 वैध अवस्थाएं होती हैं, जो हैं ए आई, ई आई ओ। अब देखिए, इनको याद करने के लिए कुछ नाम इनके रखे गए हैं। जैसे ए आप हो सकता है प्रथम आकृति की अवस्था को भूल जाएं, लेकिन आप इनको याद करने के लिए बारबरा, BAR, बारबरा शब्द अगर दिमाग में याद रखेंगे और उसके स्पेलिंग के हिसाब से स्पेलिंग को याद करने के बाद आप इनको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इनका उद्देश्य यही है कि इनसे थोड़ी आप आसानी से इस बात को याद कर लेंगे। तो ये 4 अवस्थाएं जो होती हैं वैध अवस्थाएं हैं, ए आई, ई आई ओ। इनके नाम रखे गए हैं बारबरा, दाराई, सेलारेंट, फेरियो। इन्हें हम देखिए, हम लाल रंग से हम जो अलग कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम प्रथम आकृति की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। देखिए, प्रथम आकृति में निष्कर्ष ए है, वो केवल प्रथम आकृति में ही होता है, किसी और आकृति में नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता है मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी होता है। प्रथम आकृति में मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? या तो ए तर्क वाक्य होगा या ई तर्क वाक्य। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? या तो ए होगा या तो ई तर्क वाक्य होगा। तीसरी विशेषता क्या है? अमुख्य आधार वाक्य स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। स्वीकारात्मक में 2 तर्क वाक्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए होता है और आई हो सकता है, 2 तर्क वाक्य हो सकते हैं। तो क्या मालूम चला आपको? प्रथम आकृति विशेषता में पहली विशेषता है कि निष्कर्ष ए जो होता है केवल प्रथम आकृति में ही होता है और मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी होता है, अमुख्य आधार वाक्य स्वीकारात्मक होता है और निष्कर्ष चारों आकृतियों ए, ई, आई और ओ में होता है। अरस्तु ने इसे क्या कहा है? पूर्ण आकृति कहा है। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए इस बात को। हाँ, ये जो निष्कर्ष होता है ये केवल प्रथम आकृति में ही होता है। ए निष्कर्ष होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी होता है। देखिए, मुख्य आधार वाक्य पहली लाइन में होता है, ये सर्वव्यापी है ना। ए ई क्या है? मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी है। दूसरा लाइन अमुख्य आधार वाक्य क्या होता है? अमुख्य आधार वाक्य क्या होना चाहिए? नियम के अनुसार स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ए आई क्या है? ये पॉजिटिव है। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष चारों तर्क वाक्य, ए भी है, ई भी है, आई भी है और ओ। केवल प्रथम आकृति ऐसी आकृति है जिसमें चारों तर्क वाक्य, चारों प्रकार के तर्क वाक्य निष्कर्ष होते हैं, ए, ई, आई और ओ। इसी कारण अरस्तु ने इसे पूर्ण आकृति कहा है। अब हम द्वितीय आकृति की वैध अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। द्वितीय आकृति आप पहचान जानते हैं। द्वितीय आकृति में मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य दोनों में ही मध्यम पद विधेय के स्थान पर, विधेय के स्थान मतलब कि पीछे साइड होता है, विधेय के स्थान पर होता है। और इसमें भी, इस आकृति में भी 4 वैध अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं: ए ई, ए ओ,
ई आई ओ ई ए ई, ये 4 वैध अवस्थाएँ हैं। इनको याद करने के लिए कुछ इनके नाम रखे गए हैं ताकि ये जो अक्षर ए ई ई हैं बीच में आ जाएं। ए ई ई, देखिए इनके इसीलिए इसका नाम रखा गया केमिस्ट्रिस, CAMESTRES केमिस्ट्रिस, BAROCO बारोको, FESTINO फेस्टिनो, CESARE। ये केवल याद करने का एक माध्यम है ताकि आप ये बात याद रखेंगे आप, तो इसके आधार पर ये चारों आकृति को भी आसानी से याद कर पाएंगे आप। इसीलिए अब इनकी विशेषताओं के विषय में जानते हैं। ध्रुतीय आकृति की मुख्य विशेषता है कि मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी होता है। देखिए मुख्य आधार वाक्य, पहली आधार वाक्य को मुख्य आधार वाक्य बोलते हैं। ये सर्वव्यापी है ना, ए है और ई है, 2 ही तर्क वाक्य सर्वव्यापी के होते हैं, ए और ई। और दूसरी विशेषता क्या है, कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक होता है, यानी कि दोनों आधार वाक्यों में से कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक होता है। देखिए इसमें अमुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है, इसमें भी अमुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है, इसमें क्या मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है और इसमें भी मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक होगा और इस कारण आप देखेंगे कि निष्कर्ष क्या होता है, निषेधात्मक होता है। एक तीसरा पॉइंट भी बनता है कि इसमें निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक होता है। और क्या इसमें जानेंगे हम, इसके नाम रखे गए केमिस्ट्रिस, बारोको, फेस्टिनो के सारे। अब फिर समझ लीजिए कि मुख्य आधार वाक्य सर्वव्यापी होता है, अमुख्य आधार वाक्य और मुख्य आधार वाक्य में से कोई एक निषेधात्मक होगा, इस कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होता है। अब हम अपने अगले तृतीय आकृति की वैध अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। तृतीय आकृति में आप जानते हैं कि मध्यम पद, तृतीय आकृति की पहचान क्या है, मध्यम पद जो होता है वो उद्देश्य के स्थान पर होता है। हमारा जो आकृति की पहचान होती है वो मध्यम पद के आधार पर ही होती है और मध्यम पद क्या होता है तृतीय आकृति में, उद्देश्य के स्थान पर होता है। इस आकृति में भी 4 वैध अवस्थाएं होती हैं। उनके नाम देखिए, AII, EIO, IAI और OAO। इसको हम याद करने के लिए, ऐसे याद करने में आपको दिक्कत होगी, इस कारण इसके कुछ नाम रखे जाते हैं। इसे दतीसी, DATISI, दतीसी, FERISON फेरिसान, DISAMIS दिशामिस, BOCARDO बोकार्डो। देखिए हमने लाल रंग से जो मूल संकेत हैं जो तर्कवाक्य के हैं उसको हम लाल रंग से नोट दिखाया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब इसकी विशेषताओं, तृतीय आकृति की विशेषताओं, ये आपको केवल याद करना है, इस वैध अवस्थाओं को याद रखना है अपने दिमाग में कि हाँ तृतीय आकृति में कौन सी वैध अवस्था होती है, द्वितीय में कौन सी वैध अवस्था होती है। हाँ, इस आकृति में निष्कर्ष अंशव्यापी होता है। देखिए सबसे पहले क्या हुई, निष्कर्ष सबसे पीछे होता है, IOIO। देख रहे हैं तृतीय आकृति में निष्कर्ष क्या होता है, अंशव्यापी होता है। और दूसरी क्या बात है, अमुख्य आधार वाक्य स्वीकारात्मक होता है। अमुख्य आधार वाक्य कौन सा होता है, दूसरा लाइन अमुख्य आधार वाक्य की होती है, पहली लाइन मुख्य आधार वाक्य की होती है और तीसरी लाइन निष्कर्ष की होती है। तो हमारा अमुख्य आधार वाक्य क्या होता है, इसमें स्वीकारात्मक होता है। ये 2 मुख्य बातें हैं इस नियम की। पहला है कि निष्कर्ष अंशव्यापी होता है और दूसरा है अमुख्य आधार वाक्य स्वीकारात्मक होता है। अब हम अपनी आखिरी आकृति, चतुर्थ आकृति की वैध अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। चतुर्थ आकृति आप जानते हैं कि मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर होने से चतुर्थ आकृति का निर्माण होता है। इसमें केवल 3 वैध अवस्थाएं होती हैं। ये हमने 3 इसलिए कहा है क्योंकि आधुनिक तर्कशास्त्र में केवल 3 को ही वैध माना गया है। कुछ ऐसी अवस्थाओं को आधुनिक तर्कशास्त्र ने हटा दिया है। बूलिए महोदय ने सत्तात्मक दोष के कारण कुछ अवस्थाओं को हटा दिया है। ये 3 अवस्थाएं हैं, AEE, EIO, IAI। AEE का मतलब क्या है, CAMENES केमेनेस, CAMENES केमेनेस, EIO तो FRESISON फ्रेसिसान। और तीसरी क्या है, दिमारिस, DIMARIS
RIS। तो आपको इस पर फोकस याद रखना है शब्दों को कि हमारा पहचान सके AEE, EIO और IAI। इस प्रकार हमने क्या देखा कि केवल 15 वैध अवस्थाएं होती हैं। प्रथम आकृति में 4, द्वितीय आकृति में भी 4, तृतीय आकृति में भी 4 और चतुर्थ आकृति में 3। तो 4 4 4 और +3 बराबर कितनी होगी? 15 वैध अवस्थाएं बनती हैं। अब जो कि पूरा तर्क दोष से रहित हैं। 15 अवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें वैध हैं और तर्क दोष रहित हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये हम इनको इनको ज्ञान रखने से क्या होगा, हमें याद आ जाएगा। वैध मानक आकार का ज्ञान होने से हम प्रत्येक आकृति की वैध अवस्थाओं को तुरंत पहचान लेंगे। समझ रहे हैं? और यदि वह वैध नहीं है, यदि इनमें से कोई वैध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम 6 नियमों का क्रम से जांच करके तर्क दोष की पहचान करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, इन चारों आकृतियों में EIO ऐसी आकृति है जो चारों आकृति में वैध दिखाई देती है। EIO देखिए यहाँ भी है, EIO यहाँ भी है, EIO यहाँ भी है और EIO ऐसी आकृति है जो चारों आकृतियों में वैध है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। इस प्रकार हम इस पाठ को कायदे से ध्यान दे लेंगे और वैध अवस्थाओं की पहचान कर लेंगे न्याय वाक्य में। धन्यवाद।